हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर पर्वतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि पर्वत जो होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्वत बताए थे आपको? एक हमने बताया था आपको वलित पर्वत। एक क्या बताया था आपको? एक बताया था हमने आपको वलित पर्वत। दूसरा हमने आपको बताया था ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा हमने आपको बताया था ब्रंसोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत। और चौथा टाइप हमारे पास आता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ये 4 टाइप के पर्वत हमने आपको बताए थे अपने हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपनी लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी है पर्वतों वाली तो आप जाकर के देख सकते हैं, तो आपके समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले, इसमें से हम वलित पर्वत पढ़ चुके हैं, हम ज्वालामुखी पर्वत पढ़ चुके हैं। आज हम जो पर्वत डिस्कस करेंगे उसका नाम है भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो हेडिंग लगा लेते हैं भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत ऑब्लिक ब्लॉक पर्वत। ठीक है, नाम से स्पष्ट है भ्रंशोत यानी कि भ्रंशन की क्रिया के कारण से बना हुआ पर्वत जो होता है उस पर्वत को भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। अब ये भ्रंशन क्या होता है, क्या होती है भ्रंश रेखा, उसको देख लेते हैं। ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर जो मैंने ये रेड लाइन दिखाई है इसको बोलते हैं भ्रंश रेखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भ्रंश रेखा। तो होता क्या है कि, और ये ऊपर वाली सरफेस क्या है? ये ऊपर वाली सरफेस जो है ये भूपटल है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों भूपटल। ये क्या है? ये भूपटल है। तो होता क्या है कि जो भूपटल की चट्टानें होती है ना, उन चट्टानों में तनाव के कारण से क्या होता है, एक दरार उत्पन्न होती है। ये भूपटल की चट्टानें हैं, ये सारी की सारी जो दिख रही हैं, इनको, ये तो चट्टानें होगी। इन चट्टानों में क्या होता है? तनाव होता है और तनाव बल के कारण से एक दरार उत्पन्न होती है। उस दरार को हम क्या बोलते हैं? उस दरार को हम भ्रंश रेखा बोलते हैं। तो भूपटल की चट्टानों में तनाव बल के कारण से उत्पन्न होने वाली दरार नूमी जो रेखा होती है, उस दरार नूमी रेखा को हम भ्रंश रेखा के नाम से जानते हैं। और भ्रंश रेखा के जो आसपास की चट्टानें हैं, जो भ्रंश रेखा के सहारे जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के विस्थापन की क्रिया को भ्रंशन कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि ये भूपटल हो गया, ठीक है, इस भूपटल के अंदर ये एक भ्रंशन रेखा हो गई, ये आपकी एक दूसरी भ्रंश रेखा हो गई, ठीक है। ये आपकी 2 भ्रंश रेखा हो गई। अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने ये कहा कि भूपटल की चट्टान जो है, उन चट्टानों में तनाव बल के कारण से तो क्या बनी? भ्रंश रेखा बनी। और भ्रंश रेखा के सहारे चट्टानों का जो विस्थापन हुआ, उस विस्थापन से संबंधित क्रिया को हमने क्या नाम दिया? भ्रंशन नाम दिया। जैसे ये आपकी 2 भ्रंश रेखा हो गई, एक ये भ्रंश रेखा हो गई, एक ये भ्रंश रेखा हो गई। क्या हो कि जब इस भ्रंश रेखा में धसान हो जाए, ये क्या हो? नीचे की ओर धस जाए, ये वाली भी नीचे की ओर धस जाए। तो जब ये नीचे की ओर धसेगी, तो इस नीचे की ओर धसेगी तो किसके ये रेस्पेक्ट में धस रही है? ये इस भ्रंश रेखा के संदर्भ में धस रही है। तो भ्रंश रेखा के संदर्भ में आसपास की चट्टानों के अंदर जो क्रिया घटित हो रही है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? भ्रंशन क्रिया बोलते हैं। चट्टानें विस्थापित होंगी और चट्टानों के विस्थापन के कारण से या तो धसान की क्रिया होगी या उत्थान की क्रिया होती है, ठीक है। तो भ्रंशन जो है, यह भ्रंशन की क्रिया जो कि चट्टानों के विस्थापन के कारण से हुई है भ्रंश रेखा के सापेक्ष, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भ्रंशन बोलते हैं। और इसके कारण से जो संरचनाएं बनती हैं वो या तो ब्लॉक पर्वत बनेंगी या क्या बनेंगी? भ्रंश घाटियों का निर्माण होगा। या तो क्या बनेगा इससे? इस विस्थापन के कारण से या तो आपका
ब्लॉक पर्वत जो है उसका निर्माण होगा, या किसका निर्माण होगा, या इसके कारण से भ्रंश घाटियां जो है उन भ्रंश घाटियों का निर्माण होगा। तो एक चीज, दो चीजें यहाँ पे निकल के सामने। पहली भ्रंश रेखा क्या होती है, तो हमने क्या बताया कि भूपटल की चट्टानों में तनाव बल के कारण से उनके अंदर उत्पन्न दरार जो है उस दरार को भ्रंश रेखा बोलते हैं। दूसरा हमने बताया कि भ्रंशन क्या होता है, तो भ्रंशन को कैसे डिफाइन करोगे कि भ्रंश रेखा के सापेक्ष आसपास स्थित चट्टानों में विस्थापन की क्रिया जो होती है उस विस्थापन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रंशन बोलते हैं। और भ्रंशन की क्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाली संरचनाएं हैं वो या तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा या फिर किसका निर्माण होगा, भ्रंश घाटियों का निर्माण होगा। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब हमने क्या बोला, अब हमने बोला कि जो भ्रंशन की क्रिया है उसके कारण से ही ये संरचनाएं बनती हैं। तो अगर भूपटल की चट्टानों में दो भ्रंश रेखा के सहारे उत्थान की क्रिया हो या धसान की क्रिया हो, जैसे मान लो ये वाले दोनों पोर्शन नीचे धस जाएंगे, तो धसने से संरचना क्या बनेगी, कुछ ऐसी संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसी संरचना ही बनेगी। ये क्या हुआ इसके अंदर, इसमें ये नीचे की ओर धसान हुआ, ये नीचे की ओर धसान हुआ, तो और ये वाला पोर्शन क्या रहा, ये वाला पोर्शन हमारा स्थिर रह गया। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि भ्रंश रेखा जो है उस भ्रंश रेखा के आसपास स्थित चट्टान जो है उन चट्टानों में तो धसान हुआ, यहां भी धसान हुआ, यहां भी धसान हुआ, लेकिन बीच वाली चट्टान जो थी वो चट्टान क्या रही, स्थिर रही। तो भ्रंश रेखा के मध्य की चट्टान के स्थिर रहने और किनारों की चट्टान में धसान होने के कारण से जो संरचना निर्मित होती है उस निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। कुछ समझ में आया? नए पेज में समझ लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था ये वाली एक लाइन हो गई, ठीक है, भूपटल है, ये हो गया। इसमें हमने ये एक भ्रंश रेखा दिखा दी, ये दूसरी भ्रंश रेखा दिखा दी, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं भ्रंश रेखा को, ठीक है, समझने के लिहाज से आपके लिए ये ठीक है। ये भूपटल हो गया। अब क्या हुआ, इस भूपटल में इस वाले एरिया में धसान, इस वाले एरिया में धसान, ये वाला एरिया स्थिर रहा, ठीक है। तो इसके कारण से संरचना कैसी बनेगी, इसके कारण से जो संरचना बनी थी वो हमने बनाई थी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने यहाँ पे, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था ब्लॉक पर्वत। तो बच्चों क्या डेफिनेशन बनी ब्लॉक पर्वत की, कि भ्रंश रेखा, ये दो भ्रंश रेखाएं, ये वाली भ्रंश रेखा है, ये वाली भ्रंश रेखा है, ठीक है। ये चट्टान जो है वो कौन सी चट्टान है, ये वाली चट्टान जो है वो मध्य वाली चट्टान है, ये वाली चट्टान जो है वो किनारे की चट्टान है, ये किनारे हैं, ये किनारे हैं, ये मध्य चट्टान है, ठीक है। तो किनारों की चट्टान में धसान हो रहा है और मध्य की चट्टान क्या यहाँ पे स्थिर है। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि एक ऐसी संरचना जिसमें भ्रंश रेखा के मध्य की चट्टान तो स्थिर है, ठीक है, लेकिन किनारों की चट्टान में क्या हो गया, धसान हो गया। और किनारों की चट्टान में धसान होने के कारण से जो पर्वतनुमा संरचना बनती है, इस पर्वतनुमा संरचना को ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ब्लॉक पर्वत के तो कई मिलेंगे, जैसे हमारा सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत क्या है, एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, यूरोप में है। कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। जैसे बासजेस पर्वत कहां पर है, यूरोप में है। जैसे ग्रेट सोल्ट रेंज पर्वत कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और जैसे शेरा नेवादा कहां पर है,
यूएसए में। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है। किसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत? ब्लॉक पर्वत का मतलब ये हो गया कि भ्रंश रेखा के किनारे पर स्थित चट्टानों के धसान के कारण से और मध्य वाली चट्टान के स्थिर रहने के कारण से जो पर्वतनुमा संरचना बनती है, उस पर्वतनुमा संरचना को हम ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो भारत के अंदर प्रेजेंट सतपुड़ा पर्वत, यूरोप में प्रेजेंट आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यूरोप में प्रेजेंट आपका बासजेज पर्वत, पाकिस्तान में प्रेजेंट आपका सोल्ट रेंज पर्वत और यूएस में प्रेजेंट सीरा नेवादा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब आपके जो ब्लॉक पर्वत है, उस ब्लॉक पर्वत के क्या है, ये सब के सब आपके ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है भाई, ये तो हमने कंडीशन कौन सी पढ़ी, नंबर कंडीशन फर्स्ट पढ़ ली। एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, नए पेज में देख लेते हैं, ठीक है, समझने में इजी होगा हमारे लिए। ये वो की वो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वो की वो भ्रंश रेखा, ठीक है, ये भूपटल हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने ये किया था कि जो ब्लॉक पर्वत में क्या हो रहा था कि जो किनारे वाली चट्टानें हैं, ये वाली चट्टान और ये वाली चट्टान, किनारे वाली चट्टानों में धसान हो रहा था, लेकिन मध्य वाली चट्टान क्या थी, स्थिर थी। तब तो क्या बन गया, ब्लॉक पर्वत बन गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किनारे वाली चट्टानें स्थिर रह जाए, जैसे ये वाली चट्टान स्थिर हो और ये वाली चट्टान भी आपकी क्या हो, स्थिर हो, लेकिन मध्य वाली चट्टान में क्या हो जाए, उत्थान हो जाए, इस चट्टान में क्या हो जाए, उत्थान हो जाए, तो क्या बनेगा? जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन के अंदर जो डायग्राम हमारा बनेगा, सिमिलर सा ही बनेगा डायग्राम। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेकिन स्थितियां क्या होगी, चेंज होगी। जैसे ये वाला क्या था, यहाँ पे किनारे की चट्टान स्थिर थी, ये किनारे की चट्टान क्या थी, स्थिर थी, और मध्य की चट्टान में क्या हुआ, यहाँ पे उत्थान हो गया। तो भ्रंश रेखा के आसपास जो किनारे की चट्टानें हैं, उनके स्थिर रहने और साथ ही साथ मध्य की चट्टान के उत्थान होने के कारण से जो संरचना बनती है, उस बनी संरचना को होस्ट पर्वत कहते हैं। होस्ट पर्वत कहते हैं, HORST, होस्ट रॉक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या होता है होस्ट पर्वत? होस्ट पर्वत का मतलब होता है कि जब भ्रंश रेखा के पास स्थित किनारे की चट्टानें हैं, वो तो स्थिर रहे, किनारे की चट्टान यहां भी स्थिर है, यहां भी स्थिर है, तो किनारे की चट्टान तो स्थिर रहे, लेकिन मध्यवर्ती चट्टान के अंदर उत्थान होने के कारण से जो पर्वतनुमा संरचना बनती है, उस पर्वतनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, होस्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो होर्ज पर्वत इसका एग्जाम्पल है। और बच्चों कहां पर है होर्ज पर्वत? ये जर्मनी के अंदर सिचुएटेड है। तो यहां से हम दो चीजें हमने पढ़ी यहां से कि भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत पढ़ा, जिसके अंदर क्या हो रहा था, मध्यवर्ती चट्टान तो जिसमें स्थिर थी, लेकिन किनारे की चट्टानों में धसान हो रहा था भ्रंश रेखा के सापेक्ष, तो बना ब्लॉक पर्वत। और जब मध्यवर्ती चट्टान जो है उसके अंदर भ्रंश रेखा के सापेक्ष क्या हो, उत्थान हो, लेकिन किनारे की चट्टान क्या हो, स्थिर हो, तो इससे बनने वाला पर्वत होस्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतना? तो ये हमारे दो पर्वत हो गए, कौन कौन से? एक हमने पढ़ा आपका ब्लॉक पर्वत, और इसी का हमने सेकंड टाइप पढ़ लिया होस्ट पर्वत, जिसका एग्जाम्पल जर्मनी का होर्ज पर्वत है। एक कंडीशन हमारे सामने और बनती है, वो क्या बनती है? जैसे मान लो कि डायग्राम सिमिलर हम लेके चलेंगे वापस से, सॉरी ये तो ठीक है, ये हमारी भ्रंश रेखा होगी दो, और ये हमारी ठीक, तो ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि या तो मध्य वाली चट्टान स्थिर थी, किनारे वाली चट्टान में धसान हो रहा था, या फिर क्या था कि मध्य वाली चट्टान जो थी
वो उत्थान कर गई और किनारे वाली चट्टान स्थिर हो गई, इस कारण से ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत का निर्माण हो गया। लेकिन अगर क्या हो कि आपकी जो ये किनारे वाली चट्टानें हैं, अगर इन किनारे वाली चट्टानों में क्या हो जाए, इनमें क्या हो जाए, उत्थान हो जाए, ये क्या हो जाए, इनमें उत्थान हो जाए, और मध्य वाली चट्टान ये जो है, इसको हम डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपकी मध्य वाली चट्टान, ये वाली चट्टान है, ये क्या हो, स्थिर रहे, तो फिर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, इसको देख लेते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें क्या हुआ था, उत्थान, इसमें क्या हुआ था, उत्थान, और ये क्या थी, स्थिर थी। तो होता क्या है कि जब क्या हो कि भ्रंश रेखा के सापेक्ष क्या हो, जो किनारे वाली चट्टानें हैं, उन किनारे वाली चट्टानों में उत्थान हो जाए, तो इसके कारण से जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रैंप घाटी। यह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, यह स्ट्रक्चर कहलाती है रैंप घाटी। क्या होता है कि भ्रंशन क्रिया के कारण से निर्मित भ्रंशोत पर्वत एवं भ्रंश घाटियों के तीव्र ढाल वाले किनारे जो होते हैं, उनको भ्रंश कगार कहते हैं। भ्रंशन क्रिया हुई तो भ्रंशोत पर्वत बना, और इनके जो तीव्र ढाल थे, उन तीव्र ढाल वाले क्रिया को क्या बोलते हैं, भ्रंश कगार बोलते हैं। अब आप इस डायग्राम में क्लियरली देखोगे तो आपको क्या विजिबल होगा, इस डायग्राम में देखने पर यह नजर आ रहा है कि जब दो भ्रंश रेखा के किनारे की चट्टान जो है, जब क्या होता है, जब दो भ्रंश रेखा के किनारे की चट्टान जो है उनमें उत्थान हो जाए, ये वाला एरिया उत्थान का, ये वाला एरिया उत्थान का, लेकिन मध्यवर्ती चट्टान स्थिर रहे, तो इसके कारण से बीच में क्या बना, बीच में ये एक घाटी नुमा संरचना बनी कि नहीं बनी, ये घाटी नुमा संरचना बन गई, इधर भी पर्वतमा संरचना गई, इधर भी पर्वतमा संरचना गई, बीच में क्या बनी, घाटी बन गई। तो इस कारण से निर्मित घाटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंप घाटी बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है रैंप घाटी का, अगर आपको रैंप घाटी का एग्जाम्पल देखना है तो रैंप घाटी का एग्जाम्पल आता है असम की घाटी, असम की घाटी, ठीक है। कहां पर है, हमारे इंडिया में ही है। और इस असम की घाटी से कौन गुजरता है, इस असम की घाटी से जो नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो हुआ क्या कि भ्रंश रेखा के सापेक्ष किनारे की चट्टानों में उत्थान होने के कारण से और मध्यवर्ती चट्टान के स्थिर रहने के कारण से जो बनने वाली घाटी नुमा संरचना है, उस घाटी नुमा संरचना को रैंप घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो ज्वलंत उदाहरण है वो हमारी इंडिया के अंदर असम की घाटी है, और इस असम की घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस असम घाटी से बहती है, एक रैंप घाटी का उदाहरण है। अगर इसी कंडीशन को चेंज कर दिया जाए तो कंडीशन को चेंज कैसे करेंगे, इस कंडीशन को चेंज ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि जब हम क्या करें, किनारे वाली चट्टानों को एक नया डायग्राम ही ले लेते हैं, समझना हमारे लिए और इजी होगा। ये भ्रंश रेखाएं होगी, ठीक है। अब क्या हो, अगर हम ये कहें कि अब हमारी जो किनारे वाली चट्टानें हैं, जब क्या होगा, जब हमारी किनारे वाली चट्टानें जो हैं वो तो क्या रहे, स्थिर रहे, ये वाली चट्टान स्थिर है और ये वाली चट्टान स्थिर है, लेकिन मध्यवर्ती चट्टान में क्या हो जाए, धसान हो जाए, ये नीचे की ओर मूव कर जाए, तो क्या बनेगा, तो इसके कारण से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको और देख लेते हैं। लगती स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर सी ही हैं, लेकिन फर्क क्या है, फर्क है चट्टानों के मूवमेंट का, कि भ्रंश रेखा के सापेक्ष चट्टानों का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ये स्थिर हो गया, ये वाला पोर्शन स्थिर था, और इस पोर्शन में क्या था, धसान हुआ था। तो क्या हुआ कि भ्रंश रेखा के दोनों किनारों पर स्थित चट्टानों के स्थिर रहने और मध्यवर्ती चट्टान के धसान के कारण से जो घाटी नुमा संरचना बनती है, उस घाटी नुमा संरचना को यहाँ क्या कहते हैं, इसको भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, इसको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ढंग से नहीं समझोगे, वीडियो को 2 बार देखना, तो आपको समझ में आएगा कि फर्क कहाँ हो रहा है। फर्क केवल और केवल मूवमेंट का है, और उस मूवमेंट के बेसिस पे ही भ्रंश घाटी या फिर आपकी रैंप घाटी जो है वो बन रही है। भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी में ये था कि आपके किनारे की चट्टान स्थिर है, लेकिन मध्यवर्ती चट्टान में धसान हो गए, इस कारण से बनने वाली घाटी भ्रंश घाटी है। जबकि जब मध्यवर्ती चट्टान स्थिर रहे और आपकी जो किनारे वाली चट्टानें हैं, उन किनारे वाली चट्टानों में क्या हो जाए? उत्थान हो जाए, इस कारण से बनने वाली संरचना जो है वो क्या थी? रैंप घाटी थी। भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो आपको नजर आएगा आपकी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर घाटी। ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपकी भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे ठीक है, इसके अलावा जैसे राइन नदी की घाटी कहां पर है? यूरोप की नदी है राइन नदी, किसका एग्जाम्पल है? भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जॉर्डन घाटी, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? जॉर्डन में है, ठीक है ना, किसका एग्जाम्पल है? एक भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। और जॉर्डन की भ्रंश घाटी जो है वो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, और यह जॉर्डन से लाल सागर होते हुए अफ्रीका की भ्रंश घाटी में मिल जाती है। ठीक है, क्या है जॉर्डन की भ्रंश घाटी? क्या जॉर्डन की भ्रंश घाटी जो है ये सबसे लंबी भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। सबसे लंबी भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है, जो किसको जोड़ती है? जो जॉर्डन जो है उस जॉर्डन से लाल सागर होते हुए अफ्रीका की भ्रंश घाटी तक जाती है। ठीक है, ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी तक जाती है, अफ्रीकन भ्रंश घाटी। ठीक है, लाल सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत, साथ में रैंप घाटी और हमारी भ्रंश घाटी। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, ये पूरी की पूरी जो आपकी मैकेनिज्म थी, आपको आसानी से समझ में आएगी जब आप इसे डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहां से मल्टीपल टाइम पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे कोई सी भी एग्जाम उठा लो, आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको जियोग्राफी को रटना नहीं है, जियोग्राफी को समझते हुए चलोगे तो उतने ही आसानी से जियोग्राफी आपके समझ में आएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको एटलस के साथ पढ़ रहे हो, ताकि क्या हो, आपके समझने में आसानी हो। आपको देश की लोकेशन, जो उनकी भौगोलिक लोकेशन है, कौन सा देश कहां पर है और कौन से देश से क्या क्या होकर निकल रहा है, आप साथ में जब एटलस पढ़ोगे तो उस एटलस के अंदर आपको यह भी मिलेगा कि उनके पॉलिटिकल मैप तो है ही है वहां पर, उनके पॉलिटिकल मैप के साथ जो उनका जियोग्राफिकल मैप होता है वो भी वहां पर होता है। तो आपको पहाड़ याद करने में, आपको घाटियां याद करने में, आपको जो भी ब्लॉक पर्वत है वो याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हमारा मात्र एक अवशिष्ट पर्वत बचा है, और अवशिष्ट पर्वत के बाद में हम ज्वालामुखी क्रिया की बात करेंगे, कैसे ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी के अंदर किस प्रकार से उद्गार के कारण से संरचनाओं का निर्माण होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।